नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और यहां पर आ जाते हैं जहां पर लेकर आए हैं प्रेपोजिशन पर बेस्ड एक्सरसाइज, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चंस यहां पर लेके आए हैं। यकीन मानिए यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आधा काम यहां पर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि और भी ज्यादा सेंटेंसेस, क्योंकि प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आपकी पक्की होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के यहां पर हम लोग तैयार करते हैं अपनी एक्सरसाइज और चलते हैं एक्सरसाइज की पहले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, तो यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी सेंटेंसेस में है सभी में एक ही टाइप का एरर होगा, वो होगा प्रेपोजिशन का। तो मुझे कोई बता सकता है कि पहले वाले सेंटेंस में कौन सी एरर है बेस्ड अपॉन प्रेपोजिशन? चलो सेंटेंस पढ़ते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कहना ही चाह रहा है ही टुक लीव ऑफ 4 days। उसने 4 दिन की लीव ली। भले ही हिंदी में आपको समझ में आता है कि हाँ 4 दिन के लिए 4 दिन की लीव हम लोग ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लीव या हॉलिडे की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कितने दिनों के लिए आप छुट्टी पर जा रहे हो। कितने दिनों का छुट्टी नहीं होता बल्कि कितने दिनों के लिए। इसका मतलब लीव फॉर आ जाएगा ही टुक। और यहाँ पे लीव लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर 2 गलतियां हो जाएंगी। पहला तो ए लगना चाहिए, यहाँ पर पेन ले लेते हैं, यहाँ पर ए लगना चाहिए। ही टुक अ लीव ऑफ नहीं बल्कि फॉर 4 days, 4 दिनों के लिए उसने लीव ली, राइट। नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्या है। बच्चों दिमाग लगाओ। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन केस पर आधारित प्रेपोजिशन है जो कि जिस वर्ड के साथ जैसा आता है वही लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करें अग्री वर्ड के लिए क्या आता है, तो बच्चे अग्री के लिए विद भी आता है और अग्री के लिए टू भी आता है। जब विद तब लगाएंगे जब हम पर्सन से अग्री करेंगे और टू तब लगाएंगे जब किसी चीज से अग्री करेंगे। थिंक इन द सेम मैनर अगर हम एंग्री की बात करें तो एंग्री के साथ बच्चे विद भी आता है और एंग्री के साथ एट भी आता है, टू नहीं आता। विद भी आता है और एट भी आता है। विद आता है पर्सन के लिए जबकि एट आता है थिंग के लिए, किसी चीज के लिए। तो ये हो गए कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन केस जिसमें कहते हैं, कहना चाहता है चिल्ड्रन को सुनना चाहिए एडवाइस ऑफ अपने बड़ों की और अपने वेल विशर, अपने साथियों की जो उनका अच्छा चाहते हैं, उनके एडवाइस को सुनना चाहिए। तो सुनने के लिए लिसन एक ऐसा वर्ड है, हियर नहीं। हियर का भी मतलब सुनना होता है, लेकिन लिसन के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। लिसन टू क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स, राइट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Nobody denies that my ideas are different than yours। बच्चों डिफरेंट इससे अलग है, तुम्हारे थॉट्स से अलग है ना। तो किसका सेंस आ रहा? फ्रॉम का सेंस आ रहा। Nobody denies, कोई भी ये डिनाई नहीं करता है, झूठा नहीं ठहराता है कि माई आइडियाज जो हैं वो तुमसे, तुम्हारे आइडियाज से मैच नहीं करते हैं, यानी कि डिफरेंट है। आर डिफरेंट फ्रॉम, देन नहीं, फ्रॉम योर्स, राइट। डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं और देखते क्या है। देखा, इट वॉज आई, ये मैं था, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ने बच्चे responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies। यानी ये मैं ही था जो कि रिस्पॉन्सिबल था सारे अरेंजमेंट करने के लिए, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन या जर्नी के लिए उसकी पढ़ाई का, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Now the next sentence is she was in the country yard when the burglar entered into। again देखो मैंने बताया ना, अभी इससे पहले वाली क्लास में बताया, जब जगह के लिए इंटर आता है, एंटर, तो उसमें इनटू पहले से लगा होता है, आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। एंटर का मतलब ही एंटर इनटू होता है, यानी गो इनटू, इनसाइड। तो इसका मतलब ये हुआ
या आउटसाइड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इनटू वर्ड हटा देंगे, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। शी वाज इन द कंट्री यार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हर हाउस, राइट। नेक्स्ट इज आवर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। कहना चाहता है कि हमारे टीचर ने, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना, ध्यान देना, जोर देना। मेरे टीचर ने, हमारे टीचर ने एम्फसाइज किया, जोर दिया किस पर, ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर को यूज करने पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एम्फसाइज एक ऐसी वर्ब है, मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जब भी वर्ब के तरीके से एक्टिव मोड में चालू होती है, यानी कि एक्टिव नॉट पैसिव, जब उनको एक्टिव वे में यूज किया जाता है, एक्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। हम लोग स्पोकन में या डेली लाइफ में भले ही करते होंगे, लेकिन जब भी बात होगी स्ट्रिक्ट ग्रामर की और एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, तो एम्फसाइज के साथ ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, टीचर एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, ये क्वेश्चन नोट करना हो तो नोट कर लें जल्दी से। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। On the time of the opening ceremony of the theater, a large crowd had assembled. मतलब ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर, किसका था ओपनिंग सेरेमनी, थिएटर का, बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई। क्या आना चाहिए बच्चों, एक सर्टेन टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, तो हम लोग एट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, At the time of the opening ceremony of the theater, a large crowd had assembled, right? Clear है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? ये ज्यादा स्पेसिफिक है ना। ऑन का मतलब तो जानते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया तुम ऑन टाइम हो, ऑन टाइम का मतलब ये हुआ कि हाँ आप सर्टेन टाइम पे, लेकिन कोई उस टाइम पे अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट चल रही है ना, एट द टाइम ऑफ इंटरवल, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऑन द टाइम ऑफ नहीं लगाते। ये आप क्लॉज याद कर लो, इस टाइप का फ्रेज है कि एट द टाइम ऑफ। नेक्स्ट इज while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife. With a knife तो बिल्कुल सही है। अगेन ऐसी वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, अटैक्ड ऑन हट जाएगा। क्या बोलेंगे, while they were returning, जब वो स्कूल से लौट रहे थे तो कुछ जो यानी कि चोर चक्के टाइप के थे, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया उनके ऊपर एक नाइफ से। अटैक्ड them with a knife. नेक्स्ट इज द डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन का मतलब क्या बच्चे, कमी, किस चीज में कमी हो रही है। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज, किसी चीज, मैंने क्या बोला, किसी चीज में कमी होना, उसके मोरल वैल्यूज में कमी, मोरल वैल्यूज की कमी नहीं, मोरल डिक्लाइन के साथ इन आता है। द डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज हैज कॉज्ड लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, यानी उनके पापा मम्मी को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उसकी मोरल वैल्यूज थी वो डाउन हो गई, डिक्लाइन हो गई, राइट। 10th वन इज विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब बहुत ज्यादा सोच समझे, एक मिनट के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी, ही एंट्रस्टेड मी, उसने मुझे सौंपी, इंट्रस्ट किया मतलब मेरे ऊपर, और मुझे दिया, सौंपा, in all the responsibility, with, entrusted me with all the responsibilities, right। इसके साथ ये वर्ब, सॉरी ये प्रपोजिशन जाता है। नेक्स्ट, ये सब नोट करते जाना भाई, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुकी एक्सरसाइज का मैंने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुधा फेल इन द वेल, अच्छा फेल इन द वेल, अच्छा राइमिंग वर्ड्स बना दिए यहाँ पे इन्होंने। सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। अरे सुधा पहले कह रहा है, सुधा तो मेल का नाम हुआ ना, सॉरी फीमेल का नाम हुआ ना, तो हिम क्यों कह रहा है, नोबडी ट्राइड टू सेव हर होना चाहिए, खैर वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्रपोजिशन। तो सुधा फेल इनटू, क्योंकि पहले कुएं के बाहर थी, अब अंदर है,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद मीडियम में चेंज आया। जब भी डिस्प्लेसमेंट के बाद मीडियम में चेंज आता है तो इन से इनटू हो जाता है। सुधा फेल इनटू। नाउ द नेक्स्ट इज आई प्रेफर कॉफी देन टी। आपको पता होना चाहिए कि प्रेफर हो गया, सीनियर हो गया, राइट, या जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, प्रेफर हो गया, इन सब के साथ टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। आई प्रेफर कॉफी टू टी, टू टी। नेक्स्ट इज सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। ऐसा लग रहा है कि जैसे सही लिखा हो, जैसे हम लोग कहते हैं बिजी, मैं व्यस्त हूं इस चीज में। जबकि बच्चे हिंदी से बिल्कुल अलग होता है प्रीपोजिशन। आप बिल्कुल भी रिलेट करने की कोशिश ना करें। कुछ जगह तो चल जाएगा रिलेट करना, लेकिन कुछ जगह जहां पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है वहां पर हर जगह आप ट्रांसलेशन से नहीं कर सकते। जो ट्रांसलेशन से हो सकता है, जैसे मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, लीव फॉर होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, जो कि अर्थ से समझ में आता। लेकिन अगर आपको लगे कि यहां पर बिजी इन सही है तो आप गलत हो। रीजन क्या है कि किसी काम में बिजी नहीं होते, बल्कि किसी काम के साथ हम लोग बिजी होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या जूझते रहते हैं, इसलिए विद का सेंस आ जाता है यहां पर, बिजी विद। सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज while crossing the road an old man was run out by a bus। रन आउट का मतलब यह हुआ, क्रिकेट में यूज होता है रन आउट, दौड़ रहा है भाई, हमने लपक ली बॉल और मार दी विकेट्स पे, तो ये रन आउट होता है। जब क्रॉस कर रहा था रोड ओल्ड मैन, तो वो रन आउट कर दिया गया बस के द्वारा? नहीं, कुचल दिया गया, ये सेंस आ रहा है, तो रन ओवर हो जाएगा। रन ओवर, उसके ऊपर से गुजर जाना, रन ओवर बाय ए बस, राइट। तो कई बार सेंस वाइज भी चीजें समझ में आती हैं। जस्ट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस एंड यू विल बी गेटिंग एम्फीबियंस, जो कि मतलब पानी में भी रह सकते हैं और धरातल पे भी रह सकते हैं। कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। क्या लगता है आपको, इसमें क्या एरर होगा प्रीपोजिशन का? सब तो सही लग रहा है। देखो बच्चे, क्या होता है ना, जब दो चीजें कनेक्टेड हो हमारे पास और दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन जाए, जैसे तो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। पानी के साथ में आ रहा है, जमीन पर भी, जमीन के साथ पर आ रहा है, तो हम इनसे काम नहीं चला सकते दोनों को, क्योंकि इन वाटर के लिए तो आया है, लेकिन इन ये लैंड के लिए नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे बच्चे, इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यहां पर ऑन लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। नेक्स्ट इज माई मदर इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑफ ओ एफ आता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन किसी चीज के। तो मेरी माताजी शौकीन है कुकिंग की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस की कुकिंग के लिए, राइट। तो ये वाला ऑफ नहीं, बल्कि ये वाला फॉन्ड ऑफ। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, दिलचस्पी लेना किस चीज में ना। Now the next is our teacher cannot control on the students। बताएं क्या होना चाहिए भाई। यहां कंट्रोल जो आया है वो एज ए वर्ब आया है, एज ए नाउन तो आया नहीं। कंट्रोल ओवर होता है, यू हैव सम कंट्रोल ओवर योर एक्टिविटीज, लेकिन यहां पर ओवर भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपली यहां पर हम कह सकते हैं कंट्रोल जो आया एज ए नाउन नहीं बल्कि एज ए वर्ब आया है, तो जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अ टीचर कैन नॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर सकता किसे, कंट्रोल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना सीधे, कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स, ऑन लगाने की बच्चे जरूरत नहीं है, तो क्या कह देंगे, अ टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज मिस्टर बेकन has great affection to his family। बताएं, अफेक्शन है अपनी फैमिली के लिए। मिस्टर बेकन हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। फॉर आ जाएगा, टू नहीं।
या आप यहां पे टूवर्ड्स भी लगा सकते हो, टूवर्ड्स या फॉर दोनों सही है, लेकिन टू गलत है, टूवर्ड्स अपनी फैमिली की तरफ। नेक्स्ट इज रेखा हैज अ ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। क्या लग रहा है? जैसे देखो एक चीज होती फाइट, राइट? फाइट के साथ विद भी आता है, फाइट के साथ फॉर भी आता है, फाइट के साथ अगेंस्ट भी आता है। जैसा हमें सेंस चाहिए वैसा फाइट के साथ प्रिपोजिशन लगाओ। जैसे अगर आप मस्ती मजाक से किसी के साथ लड़ाई करो, जैसे जो भाई बहन लड़ाई करते हैं ना, तो यू आर फाइटिंग विद योर ब्रदर, विद लगा दिया। किसी चीज के खिलाफ, जैसे करप्शन के खिलाफ लड़ाई करना, करप्शन हो गया, राइट? खिलाफ के लिए अगेंस्ट, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट, विद नहीं, अगेंस्ट करप्शन। और अगर न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हो, आई एम फाइटिंग फॉर जस्टिस, तो फॉर लगा दिया। इन द सेम मैनर रेखा हैज ए ग्रेट एनिमिटी, दुश्मनी है किसके लिए है भाई? ब्रदर्स, हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो यहां पर जो एनिमिटी है वो फॉर के लिए नहीं आनी चाहिए, बल्कि हम कह सकते हैं यहां पर अगेंस्ट लगा दो, राइट? फॉर नहीं, उसी से तो दुश्मनी है ना। हैज अ ग्रेट एनिमिटी अगेंस्ट हर ब्रदर्स फ्रेंड, राइट? फॉर नहीं। नेक्स्ट इज he threw the bucket into the river and returned home without any water. उसने अपनी जो बाल्टी थी वो पानी में फेंक दी और लौट आया बिना किसी वाटर के, बिना जल लिए वापस चला आया। क्या लग रहा भाई? क्या लगता है? देखो जब भी हम थ्रो की बात करते हैं ना, थ्रो की बात करते हैं, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट में मीडियम चेंज नहीं होता है। जैसे हमने कहा हमने एक स्टोन पानी में फेंक दिया, तो जब हम पानी में फेंकेंगे ऐसा नहीं कि हम पानी में इसको लेके गए हैं, राइट? जब हम किस चीज में जंप करते हैं तो इसका मतलब पहले हम उसके बाहर होते हैं, जंप के बाद हम उसमें अंदर होते हैं। लेकिन थ्रो का मतलब ये नहीं है कि पानी के अंदर ही कोई चीज चली जाए, राइट? समझ में आ रहा? लेकिन हम जंप करेंगे तो सीधी सी बात, हम पानी में जाएंगे जाएंगे, अगर हमने नहीं तैरा तो इवेंचुअली हुआ क्या कि जब भी हम थ्रो की बात करते हैं तो थ्रो के केस में इनटू नहीं लगाते, क्योंकि कोई चीज जब भी हम थ्रो करते हैं तो सरफेस पे जाती है, तो हम इन का ही यूज करेंगे, राइट? इनटू नहीं, इन। इसमें इनटू का यूज थ्रो के साथ आपको नहीं करना है, बल्कि इनका ही यूज करना है। इनटू बेटा नहीं, इनटू तब लगाते हैं जब डिस्प्लेसमेंट के बाद मीडियम में चेंज आ जाता है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि मीडियम में चेंज हो। अभी हमने कहा पत्थर यहां पर है ना, थ्रो करने के बाद तुरंत जैसे हमने थ्रो किया तो ऐसा थोड़ी पानी के नीचे चला गया, पहले पानी के ऊपर आएगा, उसके बाद हो सकता है बाद में नीचे आए। लेकिन हम यहां पर पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम डाइव करते हैं या हम जंप करते हैं या हम गिर जाते हैं तो पूरे प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए तो यहां पर सिर्फ इन लगाएंगे, नॉट इनटू। तो इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन यहां पर आप देखें, अगर आपने समझा है कि यहां पर मोशन से मतलब नहीं है, सिर्फ मोशन से मतलब नहीं है कि आपने कहा गतिशीलता है तो इनटू लगा दो, नहीं, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के बाद माध्यम में चेंज हुआ या नहीं हुआ। There appears to be very little understanding among the two brothers. कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, जैसे टू ब्रदर हो गए तो टू ब्रदर्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें ये प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज प्रेपोजिशन देखनी पड़ेगी। हालांकि जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको सारी चीजें करेक्शन देखना है, लेकिन क्योंकि ये प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज है, वी आर नॉट सपोज टू करेक्ट द स्पेलिंग्स, तो हो सकता है यहां पर स्पेलिंग्स कहीं से गलत हो गए हो। तो क्योंकि दो की बात कर रहा ना, दो के बीच की बात कर रहा, तो एमंग ना लगाओ बच्चे, बिटवीन लगा दो, राइट? नेक्स्ट इज शी वॉज एंग्री ऑन मी। मैंने अभी बताया कि एंग्री के साथ विद भी जाता है, एंग्री के साथ एट भी जाता है, एंग्री के साथ विद लगाते हैं पर्सन के साथ,
और एंग्री के साथ एट लगाते हैं थिंग के साथ। यहां पर मी क्या है, पर्सन है, तो क्या लगा दोगे, विद, एंग्री विद। क्लियर? नेक्स्ट इज, पढ़े भाई। He got a prestigious job through he was not, through नहीं लिखा, though he was not worthy for it। मतलब उसको बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, हालांकि या यद्यपि वो इसके काबिल नहीं था, वर्दी नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्दी इस वर्ड के लिए वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ जाता है, वर्दी फॉर नहीं, वर्दी ऑफ इट, वर्द ऑफ इट, राइट। जितने भी प्रेपोजिशन बता रहे हैं, जो जो वर्ड्स बता रहे हैं, बिल्कुल याद कर लो, रट लो, दिमाग में रख लो, क्योंकि इसमें से ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। Now the next is, he described about the incidents in a very interesting way। उसने डिस्क्राइब किया इंसिडेंट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, डिस्कस हो गया या डिस्क्राइब हो गया, इनके साथ नो प्रेपोजिशन, जब ये एक्टिव में होते हैं तो उसने डिस्क्राइब किया, इसका मतलब एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव में ना कि पैसिव में। अबाउट हटा देंगे बच्चों। ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। उसके बाद, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स। क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो डील वर्ड आता है ना, इसके साथ या तो विद आता है या इन आता है। डील विद का मतलब होता है सिचुएशन के साथ डील करना या पर्सन के साथ डील करना, जबकि डील इन का यूज करते हैं बच्चे जब हम बिजनेस की बात करते हैं, लेन देन की, बिजनेस की बात जब करते हैं डील इन आता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी कपड़ों में डील करते हैं, तो कपड़ों के साथ डील करते नहीं, कपड़ों में डील करते, मतलब व्यवसाय जो है कपड़ों का है, बेचने का है, खरीदने का। तो माई फादर डील्स इन क्लॉथ्स, या क्लॉथ भी कह सकते हैं। लेकिन जब किसी सिचुएशन के साथ आपको निपटना हो, सॉर्ट आउट करना हो किसी प्रॉब्लम को, जैसे मैं डील नहीं कर सकता उन अनरूली स्टूडेंट्स के साथ जिनको मतलब तमीज नहीं होती, यानी बहुत ही कह सकते हैं बैड मैनर स्टूडेंट्स, तो डील विद, राइट, सिचुएशन है पर्सन के साथ डील करना। आई कैन नॉट डील विद दोज अनरूली स्टूडेंट्स, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। कोई डाउट, समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर आ जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। चलो भाई बताओ मुझे, इससे पहले वाली एक्सरसाइज जितने लोगों ने देखी है वो सब बता ले जाएंगे, बहुत ही आसान है। अरे भाई इनस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, सिंपली यहां से ऑफ हटा देंगे। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी क्या मतलब हुआ, यानी कह सकते हैं कि अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, बावजूद का सेंस आता है ना, बावजूद भी, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट इज, अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। कई लोग सोचते हैं कि मैरी के साथ विद जाता है, तो मैं आपको बता दूं मैरी के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन जब ये पैसिव में होगा तो TO2 लगता है। ही वॉज मैरिड टू हर, विद हर तब भी नहीं। तो अशोक मैरिड क्योंकि एक्टिव में है, विद हटा दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा। अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ। नाउ द नेक्स्ट इज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या लिखा है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो कहना यह चाहता है कंसिस्ट ऑफ, जबकि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है, लेकिन कंप्राइज अगर वर्ड यूज कर दिया जिसके साथ ऑफ लगाना पाप होता है, तो क्या हो गया, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज 3 लेयर्स। क्लियर। अगला अपना सेंटेंस देखते हैं वो क्या है।
द कोर्ट held the local MLA responsible for the loss or damage to any public property. बताएं। देखो यहां पर जैसे रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, और अब देखो लॉस के साथ रिस्पॉन्सिबल है तो फॉर चला गया, और यहां पर डैमेज के साथ टू लगा रखा है। देखो दो वर्ब्स इसने यूज किया है, दोनों अलग अलग प्रिपोजिशन में लगा रखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब दोनों वर्ड के लिए हमने एग्जैक्टली प्रिपोजिशन यूज कर रखा है, इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रिपोजिशन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही लिखी हुई, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ही वॉज डिबार्ड टू अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, किसी चीज को रोक देना, डिबार कर देना, अक्सर ये कॉलेजेस वगैरह में नहीं सुनने को मिलता है कि डिबार्ड हो गए हैं, डिबार लिस्ट निकल के आई है। तो रोक देना किसी चीज से, अटेंड करने से। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम, और जैसे फ्रॉम आया बच्चे यहां पर अटेंड की जगह अटेंडिंग। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। Next is we will have to await for the result as the management is on strike। क्या कहना चाहता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट का, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो स्ट्राइक पर है। चलो भाई दिमाग लगाएं और बताएं कि आंसर क्या होगा। तो भाई वेट के साथ तो फॉर आता है, वेटिंग फॉर समथिंग, लेकिन अवेट के साथ जैसे इसमें ए लग गया तो इसमें नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन का यूज इसमें नहीं किया जाएगा अवेट के साथ। तो सेंटेंस क्या लिखा था, वी विल हैव टू अवेट, नहीं बल्कि वेट फॉर कर दो, या तो वेट फॉर कर दो, है ना, या दूसरा तरीका क्या है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, या तो फॉर हटा दो। वी विल हैव टू await the result as the management is on a strike, or we will have to wait for the result, right। ये फर्क होता है wait और await में। Next is he should refrain to associate himself with any party because people have faith in his integrity। कहना चाहता है कि उसको दूर, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, चाहे रिफ्रेन हो या एब्स्टेन हो या रेजिस्ट हो, इन सभी का मतलब होता है दूर रहना, अपने आप को किसी से दूर रखना या रहना, और इन सभी के साथ जाता है बच्चों क्या, फ्रॉम। तो क्या कहना पड़ेगा, ही शुड, अच्छा मीनिंग क्या आ रहा है कि उसे दूर रहना चाहिए, अपने आप को किसी से मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए एसोसिएट करने से, क्योंकि एनी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, राइट। तो ही शुड रिफ्रेन टू की जगह फ्रॉम, और जैसे फ्रॉम आया तो यहां पर हो जाएगा एसोसिएटिंग। रीजन क्या है कि प्रेपोजिशन एक्सेप्ट टीओ2, टीओ2 को जितने भी छोड़कर जितने भी प्रेपोजिशन है उनके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर वर्ब है, एसोसिएट क्या है, वर्ब है, तो उसका ज्यूरेंट बना देंगे यानी नाउन बना देंगे। कैसे बनाया जाता है, आईएनजी फॉर्म लगाकर, इसलिए फ्रॉम एसोसिएटिंग। नेक्स्ट इज इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। बता, एंग्री विद यू सही है, एंग्री के साथ पर्सन के साथ विद आता है। इट शुड बी ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है, बिल्कुल पता होना चाहिए टू यू दैट इफ यू परसिस्ट, अगर तुम परसिस्ट मतलब लगे रहते हो किससे काम में, मतलब तुम वो करते हो, फोर्स करते हो, परसिस्ट। तो परसिस्ट बच्चे हमेशा इन लेता है, परसिस्ट इन। तो दैट इफ यू परसिस्ट इन, उसे परेशान करने में, इन बोदरिंग
अब देखो यहाँ इन के बाद क्या है, बॉदरिंग, बॉदर नहीं आया क्योंकि जिरंड आता है अगर कोई वर्ब है तो, इसलिए आईएनजी लगा रखा है. इन bothering him he will get angry with you. Now the next is he had a suspected fracture so he was admitted in the hospital. तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन और एडमिटेड वर्ड के साथ हमेशा टू जाता है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, राइट. तो ही हैड उसके एक मतलब सस्पेक्टेड था, मतलब ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको ही वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट कराया गया. कहां पर, हॉस्पिटल में. एडमिटेड टू हमेशा, इनवाइटेड टू, इनवाइटेड हो गया, एडमिटेड हो गया, इनके साथ प्रेपोजिशन कौन सा जाता है, TO2, राइट. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज ही वॉक्ड 10 miles by foot. बताएं क्या होना चाहिए. अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप के और सेंटेंस लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आई स्वेयर बाय योर हेड. दूसरा, आई एम प्लेइंग, अरे प्लेइंग लिखना था, क्या लिख दिया, आई एम प्लेइंग अंडर द शेड of the tree. And the next is oil is sold in the meter. He is blind with his left eye. इन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए. पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, जिसमें लिखा ही वॉक्ड 10 miles by foot. तो जब भी हम पैदल चलने की बात करते हैं ना, तो पैरों के द्वारा नहीं होता है, पैरों पर होता है. अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ तो जमाना जो है वो तुम्हारा है, इसलिए यहां पर ऑन लगेगा. ही वॉक 10 miles on foot, पैदल चलने के लिए, पैरों पे चलने के लिए यूज किया जाता है. अब कुछ और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए. आई स्वेयर, कसम खाने के अर्थ में हमें लगता है कि मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूं. यहाँ पे कहना चाहता है मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूं. ऐसा लगता है कि ऑफ आएगा, आई स्वेयर ऑफ योर हेड, लेकिन बाई आता है. आई स्वेयर बाई योर हेड, यहाँ पर बाई बिल्कुल सही है, ऑफ नहीं आएगा बच्चे. दूसरा, कसम खाने के सेंस में क्या आता है, बाई गॉड कसम. एक मूवी आई थी ना जिसमें बाई गॉड. आई एम प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री. शेड का मतलब बच्चे क्या होता है, छाया. छाया के नीचे कोई कैसे खेल सकता है, छाया में खेलेगा ना बच्चे, पेड़ के नीचे तो कोई खेल सकता है. आई एम प्लेइंग अंडर द ट्री, लेकिन अगर शेड की बात आ जाए तो शेड में खेला जाता है, उसके परछाई के नीचे नहीं खेला जाता. तो यहां पर आई एम प्लेइंग अंडर की जगह इन द शेड, इन द शेड ऑफ द ट्री. एंड द नेक्स्ट इज ऑयल इज सोल्ड इन द मीटर. जब भी मैं बता दूं किसी भी चीज को उसके मेजरमेंट में, उसके यूनिट में मापा जाता है या बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो हमेशा बाय वर्ड का यूज करते हैं. इनकी जगह बाय, क्या हो जाएगा, बाय. ऑयल इज सोल्ड बाय द मीटर, यहां पर आ जाएगा बाय द मीटर. इसके बाद ही इज ब्लाइंड विद हिज लेफ्ट आई. जब कभी भी एक आंख से अंधा होने की बात करते हैं, लेफ्ट आई हो या वन आई हो या राइट आई हो, तो हमेशा इन वर्ड का यूज करते हैं. एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, और हो सकता है जो आप सीटेट की एग्जामिनेशन परीक्षा देने वाले हो उसमें प्रपोजिशन का इसी टाइप का क्वेश्चन बन जाए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ही इज ब्लाइंड इन हिज लेफ्ट आई. एक आंख से अंधा होने के लिए हमेशा इन वर्ड का यूज किया जाता है, और इसका कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन केस होते हैं जिसमें आपको लगाना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा कि इस वर्ड के साथ कौन से प्रेपोजिशन जाती है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स. याद रहे गुड के साथ हमेशा एट जाता है, जबकि बैड के साथ इन जाता है. गुड इन, सॉरी, बैड इन, गुड एट. ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, राइट. नेक्स्ट इज those who are in power have to be sensitive of the sufferings of the poor. सेंसिटिव होना चाहिए
गरीब लोगों की सफरिंग्स के प्रति, प्रति का सेंस आ रहा है तो ऑफ नहीं बल्कि टू लगा दो। जो कि पावर में है उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए सफरिंग्स ऑफ द पुअर के प्रति, तो सेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर? अच्छा, आपने जब भी YouTube देखा होगा कई लोग बेचारे भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये नहीं कहते, फिर से सुनना जाके, कोई भी चैनल आपका मन पसंद है जिसको आप देखते हो, लास्ट में अगर वो बोलता हो कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब के साथ टू आता है। विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब टू? राइट। हालांकि जैसे कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तो मोटिवेशन का काम करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भीख मांगता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो अगर कोई हमें मोटिवेट करता है ना, हमारे हार्ड वर्क के लिए हमें प्रेज करता है तो अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग लास्ट में जरूर क्या कहते हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लोगों को लगता है कि हम लोग भीख मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भीख नहीं मांगते, बल्कि जो हमारा अच्छा काम है अगर आपको पसंद आता है तो उसकी सराहना चाहते बस। इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट किसी को करना और किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, इनके साथ हमेशा ऑन वर्ड का यूज करते हैं, फॉर नहीं आता। अगर आपने फॉर पढ़ा है कहीं तो आप गलत है। कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। याद कर लो अभी से, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, नॉट फॉर। एंड द लास्ट इज I will avail myself with this golden opportunity. I will avail myself with this golden opportunity. तो मैं आपको बता दूं, with नहीं होगा जब भी हम avail वर्ड का यूज करें तो ऑफ लगाएं, avail ऑफ। तो I will avail myself of this golden opportunity। तो बच्चों उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सभी को समझ में आए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में जरूर लिख के बताएगा ये वाला क्वेश्चन मुझे दिक्कत है, फिर से बता दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा की तरह जय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपने साथियों का, अपने परिवार का ख्याल रखें।